वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग, माई सेल्फ प्रवीण पांडे। तो अभी तक हम लोग ने यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कस कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम लोग जो है चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर चैप्टर 1 हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 1 के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास 23 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसको हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करने वाले और देखते हैं कि यहाँ पर उसका क्या क्या आंसर हो सकता है। तो जितना भी हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस कर रखे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन तब करने जब आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रखे हैं, तभी आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर जो है सही मिलेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले सारे वीडियोस को एक बार जो है वापस जो है देख करके अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आएंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा भी आएगा और गलती के होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि ए फ्लो ऑफ 10,000, ध्यान दीजिएगा यहां पर कितना दिया है, ए फ्लो ऑफ 10,000, ए फ्लो ऑफ 10,000 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड कंस्टिट्यूट्स ए करंट ऑफ। तो यहां पर क्या पूछा कि अगर आपके पास 10,000 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना करंट आपका जो है फ्लो होगा। ठीक है ना, 10,000 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो है पर सेकंड दिया है तो वहां पर पूछा है कि करंट कितनी फ्लो होगी। तो देखते हैं। अच्छा, मेरे पास क्या फॉर्मूला है यहां पर मेरे पास जो है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी का मतलब क्या है, करंट इज इक्वल टू होता है चार्जेस पर सेकंड, नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकंड। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज इज द कॉम्बिनेशन और द ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज का मतलब क्या है, यहां पर जो है ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, कुछ वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है वहां पर निकल जाते हैं या फिर आ जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, चार्जेस आर द ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एक बात मुझको ये बताइए कि Q जो होगा वो आपका क्या है, चार्ज है। Q इज कॉल्ड एज द चार्ज। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला है N इंटू ई। यहां पर इसका क्या मतलब है, N इंटू ई का मतलब क्या है, N यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है तो बेसिकली अगर आप N नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पर जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द चार्ज। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द चार्ज। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है, चार्ज ऑफ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जितने भी वो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो चार्ज होगा, उसको हम लोग जो है बोल सकते हैं Q। ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास कितने हैं, 10,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन का हमको जो है चार्ज पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 ऑफ कूलाम। अगर आपके पास 10,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेसिकली अगर आपको जो है यहाँ पर चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है 10,000 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, तो ये आपको जो वैल्यू मिलेगी, ये आपको वैल्यू कितनी मिलेगी आप यहां पर जो है देख सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 2 3 4 यहां पर आपका जो पावर जो कम हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस ऑफ 15। ठीक है, ये आपको कितना मिल गया, ये आपको चार्ज मिल गया। अब यहां पर क्या लिखा है कि 10,000 इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं लेकिन वो पर सेकंड में है। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में ही आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये आपका जो आएगा ये आपका पर सेकंड में आएगा। तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू आई टी से I विल बी इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। और T की जगह आपको सेकंड चाहिए था और सेकंड यहां पर पहले से गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या डायरेक्टली लिख सकता हूं कि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस ऑफ 15, माइनस ऑफ 15। ये आपको कितना मिल जाएगा, एम्पियर्स में मिल जाएगा कि कितनी करंट आपकी जो फ्लो हो रही है। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी। बस आपको यहां पर ध्यान क्या देना है, Q इज इक्वल टू आई टी, एक आपको जो है नॉर्मल, ये बातें मैंने आपको जो पहले भी बता रखी, Q इज इक्वल टू आई टी क्या होता है, यहां से आप जो है चार्जेस या फिर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में ये भी मैंने आपको बता रखा है कि यहां पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज पता हो, वहां पर आपके पास 10,000 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर गिवन है तो इसका मतलब चार्ज ऑफ द 10,000 इलेक्ट्रॉन्स विल बी multiplication of 10,000 into the charge of the single electron। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारे पास यहां पर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली अटैच्ड टू द, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस ऑफ 15 एम्पियर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कैन बी इजिली डिटैच्ड आर। जिस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं न्यूक्लियस से, तो मैंने आपको बताया था
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बोलते हैं। जो आपका आउटर ऑर्बिट में रहता है, जो आपके आउटर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और उसको हम लोग बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये बातें मैंने आपको जो पहले भी बताई थी, जब मैंने आपको बताया था कि जो कंडक्शन ऑफ सिल्वर इज वेरी मच ग्रेटर देन कंडक्शन ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बिकॉज जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन किसका था, सिल्वर का था, वो आपका 5th लेयर में आपका प्रेजेंट था। बट इन केस ऑफ द एल्यूमिनियम और आपका कॉपर में आपका 3rd या फिर जो 4th लेयर में था। तो वहां से क्योंकि आपका जो है वहां पर वो लेयर आपकी जो सबसे दूर थी, तो वहां से आपको जो उसको जो डिटैच करना बहुत ही इजी था, इसीलिए सिल्वर इज मोर कंडक्टिव विद रिस्पेक्ट टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये बात मैंने आपको जो बता रखी है। तो ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर पूछा क्या है, बस क्वेश्चन यहां पर ये पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम लोग बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, इजीली डिटैचेबल है, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और ऑल ऑफ द अबव भी लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। ओम्स लॉ डील्स विद द रिलेशन बिटवीन, ओम्स लॉ आपका किसके लिए रिलेशन जो है फॉलो करता है, मतलब क्या है, पहले आप ओम्स लॉ एक बार जो ध्यान में रखिए, क्या ओम्स लॉ में था। ओम्स लॉ में यह था कि अगर आपके पास जो है फिजिकल कंडीशंस आपके पास कांस्टेंट है, इट मींस दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। एट constant temperature and pressure, the value of the current which is flowing in a conductor is always proportional to the potential difference applied across the conductor। तो इसका मतलब क्या है, I is proportional to V, मतलब क्या, करंट एंड वोल्टेज या फिर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ डील्स विद द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर देखते हैं ऑप्शन, यहां पर क्या लिखा है, ओम्स लॉ डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द चार्ज एंड रेजिस्टेंस, गलत है, चार्ज एंड कैपेसिटी, गलत है, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये सही हो सकता है, और लास्ट पार्ट देखते हैं क्या लिखा है, कैपेसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो डी पार्ट इज रॉन्ग। इट मींस दैट द राइट आंसर इज करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या लिखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको जो है किस पे डिपेंड, अच्छा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली रजिस्टिविटी को हम लोग एक और टर्म्स में जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट किसे करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो रो जो होता है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, क्या वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, नहीं। क्या आपका नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। और यहां पर क्या, यहां पर डायमीटर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, नहीं। और ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, बट जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, कौन सा मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये बातें मैंने आपको जो वहां पर भी लिखी थी, और ऐसे यहां पर लिख करके मैंने जो है गोला किया था कि ये आपका जो रेजिस्टिविटी हमेशा नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको जो बहुत ही कंफ्यूजिंग भी लग सकता है अगर आपको जो है पहले आप जो है पढ़े नहीं होते तो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यहां पर जो रेजिस्टिविटी है वो भी आपकी जो है लेंथ और एरिया पे डिपेंड करनी चाहिए, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ द मटेरियल, बिकॉज इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नहीं। बी क्या लिखा है, नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, सही होना चाहिए। सी क्या लिखा है, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, ये गलत है, और ऑल ऑफ द अबव भी गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और द वायर इज डबल्ड एंड इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज आल्सो डबल्ड, देन द रेजिस्टेंस विल बी। अगर यहां पर लेंथ को हमने डबल कर दिया और एरिया को भी हमने डबल कर दिया तो उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखते हैं यहां पर क्या ऑप्शन देखिए लिखा है, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, रिमेन्स ये अनचेंज होगा, ये आपका क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज, ये है रिमेन्स अनचेंज्ड, ये लिखा है, ठीक है ना, अनचार्ज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट क्या लिखा है, डिक्रीजेस टू 4 टाइम्स एंड चेंज एट रैंडम। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले एक बार मैं एक काम करता हूं, रेजिस्टेंस का यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। अब आप मुझको ये बताइए कि यहां पर क्या लिखा है कि जो आपका लेंथ है उसको हमने जो है डबल कर दिया और एरिया को भी डबल कर दिया है, लेंथ इज ऑल्सो डबल्ड एंड एरिया इज ऑल्सो डबल्ड। तो एक बार यहां पे करके देख लेते हैं, यहां पर मैंने जो है यहां पर लेंथ को मैंने जो है डबल कर दिया, 2 इंटू लेंथ कर दिया, और एरिया को भी मैंने यहां पर जो है
टू इंटू ए कर दिया। दोनों को अगर मैं यहां पर जो है डबल कर देता हूं तो बेसिकली अब यहां पर क्या होगा, तो 2 और 2 ऊपर नीचे आपका जो कैंसिल आउट हो जाएगा। R इज इक्वल टू कितना आ गया, रो इंटू एल बाई ए आ गया। मतलब आप देख सकते हैं कि जो आपका पहले जो आपका रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस अभी भी आपका जो मेंटेन्ड है। अगर आपने लेंथ को डबल किया है और एरिया को भी डबल किया है तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस में आपका जो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस को एक बार हम लोग यहां पर देखते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट क्या लिखा है, इंक्रीज 4 टाइम्स, बी पार्ट लिखा रिमेन्स अनचेंज्ड, सी पार्ट लिखा डिक्रीजेस टू 4 टाइम्स एंड डी लिखा है चेंज एट रैंडम। तो आई होप इसका आंसर आपको जो समझ में आ चुका होगा, क्या होना चाहिए, रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आपने दोनों ऊपर और नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर जो चीजें आएंगी आपकी सेम ही आएंगी, क्योंकि 2 और 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि आंसर इसका क्या होगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। लिखा क्या है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, स्पेसिफिक जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसका हम लोग का यहां पर पूछा क्या है कि उसका आप मुझको ये बताइए कि उसका यहां पर यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज। तो ठीक है, मुझे पता है कि मैं यहां से निकाल सकता हूं R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए, क्योंकि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, इट मींस दैट इट इज आस्किंग अबाउट द रो। तो मुझको रो का यहां पर जो यूनिट निकालना है तो मैं रो की यूनिट को ऐसे निकाल सकता हूं, रो विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए डिवाइड बाई एल। तो अच्छा, मुझको R पता है, R किस में होता है, ओम में होता है, मुझको एरिया पता है किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो यहां पर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ गया, मीटर। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए, किस में आ गया, ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर में या फिर ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है अगर आपने जो सेंटीमीटर लिया होता तो। ऑप्शंस हम लोग यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा है ओम पर सेंटीमीटर, बी पार्ट क्या लिखा है, ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी पार्ट लिखा है ओम 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 पर सेंटीमीटर, और डी पार्ट क्या लिखा है, ओम सेंटीमीटर। तो बेसिकली ओम मीटर लिखा है, अगर आपने वहां पर सेंटीमीटर लिया तो ओम सेंटीमीटर भी आपको मिल सकता था। अगर आपने लेंथ को और एरिया को सेंटीमीटर में लेते तो वहां पर सेंटीमीटर आ जाता। बस यहां पर ये बात है। तो आई होप इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ए सर्टेन पीस ऑफ द एल्यूमिनियम इज टू बी शेप्ड इनटू ए कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया शैल बी। क्या लिखा है कि अगर आपके पास एक एल्यूमिनियम का आपके पास जो है पीस रखा हुआ है, उसको आपको जो है शेप में लेकर के आना है, किसी भी शेप में आप जो लेकर के आ सकते हैं। और पूछा गया कि उसका रेजिस्टेंस जो है मिनिमम होना चाहिए। कैसे भी करके आपको ऐसा करना है कि उसका रेजिस्टेंस आपका जो है मिनिमम आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको जो ऑप्शन से जाना है, ठीक है ना। ऑप्शंस जो दिए हैं उसको ही आपको यहां पर यूज करना है। ऑप्शन हमारे हमेशा आप ऑप्शन को चूज करेंगे और ऑप्शन में देखेंगे कि रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम किस ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है ना, उससे आपको आंसर जो मिल जाएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट आपको क्या लिखा है, L इंटू ए। अगर आपके पास L इंटू ए बस होगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सिर्फ यहां पर जो है L इंटू ए होगा, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। इट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। सेकंड आपको क्या पूछा है कि अगर आपने 2L और यहां पर a बाई 2 ले लिया, मतलब क्या है अगर आप यहां पर लेंथ को ट्वाइस कर देंगे और एरिया को हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू 2L डिवाइड बाई a बाई 2। a बाई 2 अगर मैं करूंगा तो ऊपर जाएगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा आपका जो है 4 आ जाएगा डिवाइड बाई a। तो यहां पर कितना आ गया, 4 इंटू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। तो इसका तो ये क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये तो भाई ज्यादा हो गया हमको, लेकिन डिक्रीज करना है एक्चुअली, ठीक है। तो डिक्रीज करने के लिए अब यहां पर ऑप्शन हम लोग जो है सी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी यहां पर क्या लिखा कि अगर आपने लेंथ को हाफ कर दिया और एरिया को ट्वाइस कर दिया, इट मींस दैट R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू रो इंटू एल की जगह मैं L बाई 2 रख सकता हूं और एरिया की जगह मैं जो है 2 इंटू ए रख सकता हूं। मतलब कितना हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई 4 इंटू ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फर्स्ट वाले का है उसका ये 1/4 टाइम्स हो गया, मतलब जो है 1/4 टाइम्स मतलब डिक्रीज हो रहा है। सबसे अभी तक तो जो है कम यही मिला है। फर्स्ट वाले का R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए था, सेकेंड वाले का R इज इक्वल टू 4 इंटू रो इंटू एल डिवाइड बाई ए था। सी पार्ट में R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइड बाई 4 इंटू ए मिल रहा है। और डी पार्ट में अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो डी पार्ट में यहां पर क्या दिया है कि L को भी हाफ कर दिया, यहां पर L को भी हाफ कर दिया,
यहाँ पर L/2 कर दिया और यहाँ पर एरिया को भी हाफ कर दिया, तो यहाँ पर आपका जो है 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको R इज इक्वल टू रो इंटू L डिवाइड बाई A मिल जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों का आपको जो है सेम टू सेम मिल रहा है। सेकेंड वाले में आपको जो है 4 टाइम्स मिल रहा है और सी पार्ट में आपको जो है 4 टाइम्स घट रहा है और मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा है, तो आई होप इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी पार्ट होना चाहिए। तो आपको ये बात भी जो है समझ में आ चुकी हुई, द राइट आंसर इज सी पार्ट, ठीक है ना। तो ये आपको जो है क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर जो है क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है ए मैन हैज, अब यहां पर देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, ए मैन हैज 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1/3 ओम, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग देम। अच्छा, यहां पर 1/3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, उस वहां पर उसको आपको जो है व्हाट इज द 3, आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, आपके पास जो है 3 रेजिस्टेंस है 1/3 ओम के, और उसमें यहां पर यह पूछा हुआ कि आप इसको जो कैसे कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके आपको जो मिनिमम रेजिस्टेंस लेकर के आना। बेसिकली पूछा क्या है कि ए मैन हैज 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1/3 ओम, व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग देम। 1/3 ओम के आपके पास जो है 3 रेजिस्टेंस है, आप इसको जो है कंबाइन करके सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस कितना लेकर के आ सकते हैं, क्वेश्चन यहां पर ये पूछ रहा है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए, अगर मैं तीनों को सीरीज में लगा देता, लेट अस टेक कि मैंने यहां पर जो है तीनों को सीरीज में लगा दिया, तो फिर कितना हो जाएगा 1/3 1/3 और 1/3, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3/3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करिए कि आप जो है तीनों को पैरेलल में लगा दीजिए। लेट अस टेक कि आपने यहां पर जो है तीनों को पैरेलल में लगा दिया, 1 2 और 3, ठीक है। यहां पर तीनों को आपने जो है पैरेलल में लगा लिया, 1/3 और 1/3। अच्छा, सेम रेजिस्टेंस को अगर आप जो है पैरेलल में लगाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि R/N आपको मिल जाता है। बेसिकली R/N का मतलब क्या है कि जितने भी ब्रांचेस होंगे उससे आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 2 ब्रांचेस होते हैं R और R के, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालता, देखिएगा अगर मेरे पास यहाँ पर जो है सिर्फ जो है 2 ब्रांचेस हैं R और R के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R इंटू R डिवाइड बाई 2 इंटू R, तो यहाँ से R और R आपका कैंसिल आउट हो गया, कितना आपको मिल गया R/2 मिल गया। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं पैरेलल में, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो जो आपका रेजिस्टेंस आपका जो है डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ ब्रांचेस से। तो अगर आपके पास 2 ब्रांचेस है तो यहां पर जो है 2 से डिवाइड हुआ है। अगर आपके पास यहां पर 3 ब्रांचेस होते तो यहां पर R/3 हो जाता। 4 ब्रांचेस होते तो R/4, n नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे तो R/n हो जाएगा इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग द सेम रेजिस्टेंस। अगर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है तो, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझको ये बताइए कि अगर आपके पास 3 ब्रांचेस हैं और तीनों यहां पर आपके पास जो है पैरेलल में है और वो भी आपकी जो है सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो अगर ये आपका यहां पर जो है डिवाइड बाई 3 हो रहा है, तो बेसिकली आप मुझको ये बताइए कि अगर यहां पर डिवाइड बाई 3 हो जाएगा तो R इज इक्वल टू कितना आपको यहां पर गिवन है 1/3 गिवन है। तो आपको जब आप 3 को पैरेलल में करेंगे तो वो आपका डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो भी आपको मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा 1/3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन से आप इससे कम रेजिस्टेंस नहीं पा सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैं यहां पर एक एग्जांपल और ले सकता हूं कि अगर मैं जो 2 को सीरीज में कर दिया और 1 को पैरेलल में कर दिया, ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैंने यहां पर जो है 2 को सीरीज में कर दिया और 1 को यहां पर जो है पैरेलल में कर दिया, क्योंकि उसने बोला है कि भाई कैसे भी करके आपको जो है मिनिमम निकालना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/3, यहां पर कितना हो जाएगा 1/3 और यहां पर कितना हो जाएगा 1/3, मतलब कि ये आपका कितना हो गया 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया 2/3 हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज जो आपका हो गया वो कितना हो गया 2/3 हो गया। इट इज पैरेलल टू 1/3, इट इज पैरेलल टू 1/3। तो आप मुझको ये बताइए, अगर मुझको यहां पर जो है पैरेलल में निकालना है तो इसका मतलब क्या है 1/3 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 2/3, तो कितना हो जाएगा यहां पर 2/9 डिवाइड बाई 3/3, कितना हो गया 3 जा 9 हो गया। और यहां पर आपका एक काम करिए, इसको आप जो कैंसिल आउट कर दे तो कितना आ जाएगा 2/9 आ जाएगा। तो यहां पर कितना मिल रहा है आपको जो है 2/9 मिल रहा है, बट इस वाले में आपको जो है 2/9 मिल रहा है। लेकिन अगर आपने जो तीनों को पैरेलल में लिया है तो आपका 1/9 आ रहा है। तो 1/9 और 2/9 में कौन कम है 1/9 कम है। इट मींस दैट आवर आंसर शुड बी
1/9 ओम। दैट इज द डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 8th। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो देखिए आपको बस यहाँ पर जो बेसिक चीजों पे ध्यान रखना है, जो मैंने बता रखा है, जो भी मैंने फॉर्मेट्स अभी तक बताए हैं वही बस आपको जो है ध्यान में रखना है, उससे आपको जो है गलती होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपके पास n आइडेंटिकल रजिस्टर्स को आपने जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, देयर टोटल वैल्यू इज k ओम। अब यहां पर उसका जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, k ओम आ रहा है। व्हाट विल बी द इफेक्टिव वैल्यू इफ दे आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर उनको हमने यहां पर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो यहां पर जो है क्या आपको जो है टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा इन पैरेलल। अच्छा ठीक है, देखिए अगर सपोज दैट कि मैंने यहां पर जो है n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को जो है सीरीज में ले लिया है, मान लीजिए R है, ऐसे करके यहां पर मान लीजिए n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए, ठीक है ना, ये मान लीजिए R है, ठीक है। अच्छा अगर मैं सबको सीरीज में ऐड करूंगा तो बेसिकली जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू n इंटू आर हो जाएगा। भाई 1 + 1 + 1 + 1 कब तक है, ये n नंबर्स तक है, तो इसका मतलब n इंटू आर हो जाएगा टोटल यहां पर रेजिस्टेंस। ये जो n इंटू आर दिया है ये आपको कितना दिया है, k दिया है। इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर टोटल वैल्यू इज k ओम। ये जो आपको रेजिस्टेंस दिया है ये आपको कितना दिया है, k ओम दिया, तो nr इज इक्वल टू कितना हो गया, k हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, व्हाट विल बी द इफेक्टेड वैल्यू इफ दे आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर मैं इन सबको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मेरे पास आर ब्रांचेस के पैरेलल में कनेक्टेड हैं, n नंबर ऑफ हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर होंगे आपका रेजिस्टेंस उतने से डिवाइड हो जाता है, बताया था मैंने। अगर आपके पास n नंबर है तो आपका n से डिवाइड होगा। अगर आपके पास दो पैरेलल ब्रांचेस हैं तो r/2 होता है, 3 पैरेलल वो जो ब्रांचेस होते हैं तो r/3 होता है, 4 होंगे तो r/4 होगा, लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या, अगर आपके पास n नंबर ऑफ ब्रांचेस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, r/n होगा, ठीक है, r/n होगा। यहां से एक बात मुझको समझ में आ सकती है कि यहां से जो आपका यहां पर n इज इक्वल टू क्या आ गया, k/r आ गया, या फिर यहां से आप जो r निकालें, क्योंकि आपका जो आंसर आया है वो k के टर्म्स में आया है, तो यहां से हम लोग r की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू कितना हो गया, k/n हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू को उठा करके मैं यहां पर पुट कर दूंगा, क्योंकि यहां पर किसका पूछा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूछा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर जो है इसको जो है डिवाइड करता हूं तो बेसिकली यहां पर क्या जा रहा है, आपका r/n आया था, और r/n में आपको यहां पर r को पुट करना है k/n से, डिवाइड बाई क्या हो गया, k/n/n हो गया, तो कितना आ गया, k/n² आ गया, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, k/n² होना चाहिए। ऑप्शन देखता हूं तो ए पार्ट इज गिवन बाई k/n², बी पार्ट इज k²/n, सी इज k/n एंड डी इज k/n²/k। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, ए पार्ट k/n² इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको जो है क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10th में आपको यहां पर क्या मेंशन्ड है, एक बार उसको जो है देखते हैं, ठीक है ना। तो 10th में आपको यहां पर क्या गिवन है, ए पैरेलल, अरे हाँ ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ कि ए पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ 3 ohm एंड 6 ohm इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द 8 ohm। क्या लिखा है, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द 3 ohm एंड 6 ohm। आपके पास क्या है, 3 ohm एंड 6 ohm का पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो यहां पे क्या है, 3 ohm एंड 6 ohm का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको सीरीज में पुट कर दिया गया है किसके, 8 ohm के, ठीक है ना। A parallel arrangement of 3 ohm and 6 ohm is placed in series with the 8 ohm resistor। बात यहां तक क्लियर है। If the potential difference is 60 volt, अगर आपको potential difference 60 volt यहां पर अप्लाई किया गया है, द करंट इन द 3 ohm रजिस्टर इज, यहां से करंट आपकी कितनी फ्लो हो रही है वो ये पूछा हुआ है, और यहां पर पोटेंशियल कितना वो अप्लाई किया गया है, 60 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया, 60 वोल्ट का आपको यहां पर जो है पोटेंशियल अप्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको यहां की करंट फाइंड आउट करना है। लेट अस टेक कि यहां पे करंट आपकी जो आई, यहां पर I1 है और यहां पर लेट अस टेक कि आपकी I आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल करके फिर सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल के इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। तो V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट से, V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट से आपको जो करंट मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास वोल्टेज भी रहेगा और आर इक्विवेलेंट भी रहेगा, तो वहां से आपको जो करंट मिल जाएगी। जैसे ही करंट आपको मिलेगी, आप करंट डिवीजन रूल को अप्लाई करके करंट की वैल्यू उस ब्रांच की वजह से आप जो है निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहां पर इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, दोनों का पैरेलल है तो 6
इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो कितना आ गया 3 3 जा 9 3 2 जा 6 कितना आ गया 2 ओम आपका आ गया पैरेलल वाले का। ठीक है, और ये आपका सीरीज में किसके है 8 ओम के है, तो 2 प्लस 8 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया 10 ओम आ गया। दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल रेजिस्टेंस। ये आपको कितना मिल गया टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। वोल्टेज यहां पर गिवन है 60 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू I1 इंटू आर से मैं यहां पर नहीं निकाल सकता हूं, तो I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V यहां पर कितना गिवन है 60 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू कितना हो गया 10 आ गया, तो I1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर यहां पर सर्किट में आपकी जो है करंट फ्लो हो रही है। तो एक बात मुझको ये बताइए कि अगर आपके पास जो है 6 एम्पियर की करंट यहां से फ्लो हो रही है, दिस इज द 6 एम्पियर, तो अब ये जो आपकी करंट होगी आपकी जो दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, एक ब्रांच इसमें जाएगी और एक ब्रांच इसमें जाएगी। तो अब यहां पर आप जो करंट डिवीजन रूल को अप्लाई कर सकते हैं, और करंट डिवीजन रूल तो मैंने आपको जो बहुत अच्छे से समझाया है और बोला भी है कि उस चीज को आपको कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि करंट डिवीजन रूल आपको हर जगह आपको जो करंट डिवीजन रूल यूज होगा। ठीक है ना, तो अब आप मुझको ये बताइए कि यहां पर करंट जो आपकी आई होगी वो आपकी जो कितनी होगी, यहां पर 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो आप मुझको ये बताइए अगर मुझको इस ब्रांच की करंट निकालनी है, तो इसका मतलब बेसिकली हमको यहां पर अगर आई निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया 6, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होगा 6 हो गया, डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 6 प्लस 3 9 इनटू सोर्स करंट 6 कितना आ गया, ये 3 3 जा 9 3 2 जा 6, यहां पर 3 2 जा 6, आई इज इक्वल टू कितना आ गया 4 एम्पियर आएगा। 4 एम्पियर की करंट आपकी जो है इस वाले ब्रांचेस से फ्लो होगी। ऑप्शंस देखता हूं तो ऑप्शन फर्स्ट क्या लिखा है 6 एम्पियर, ऑप्शन बी लिखा है 4 एम्पियर, ऑप्शन सी लिखा है 2 एम्पियर एंड ऑप्शन डी लिखा है 10 एम्पियर। तो आई होप इसका आंसर जो होना चाहिए आपका 4 एम्पियर होना चाहिए, एंड 4 एम्पियर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 10th। तो ये बात को ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस को डील करना बहुत ही सिंपल है, बस आपको जो है बेसिक चीजों को बस क्लियर करना। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी हैं, तो गलती नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी होते हैं, तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जूल में भी हो सकती है, वाट सेकंड में भी हो सकती है, जूल में हो सकती है, किलोवाट आवर में हो सकती है, ठीक है। किलोवाट आवर आपकी जो कॉमर्शियल यूनिट है, बट वाट सेकंड भी आपका पॉसिबल है। वाट सेकंड मतलब क्या हो गया, एनर्जी बोल, यहां पर एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है। यहां पर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, जो पावर हो सकता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आपका वॉट में हो सकता है, और यहां पर टाइम किस में है, सेकंड्स में है, तो वॉट सेकंड हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, वॉट सेकंड्स, ठीक है ना। या फिर इसी को हम लोग जो है जूल में भी बोल सकते हैं और किलोवाट आवर में भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, सारे में यहां पर जो प्रेजेंट हो सकता है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 11th, ठीक है। तो इस चीज को हम जो है ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, ए 100 वॉट 220 वोल्ट लैंप टेक्स ए करंट ऑफ 100 वॉट। आपको यहां पर जो है यहां पर पावर दिया गया है और वोल्टेज कितना गिवन है, 220 वोल्ट गिवन है। पूछा है कि यहां पर करंट कितना फ्लो होगा। तो आप मुझको ये बताइए कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई भी आपके पास यहां पर फॉर्मूला होता है, और पावर की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, वॉट्स में होती है। तो यहां पर कितना दिया, 100 वॉट दिया है, 100 वॉट इज इक्वल टू वोल्टेज यहां पर कितना गिवन है, वोल्टेज इज गिवन एज 220 वोल्ट, तो 220 हो गया इंटू आई हो गया। तो यहां से क्या मैं करंट की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं, बहुत ही इजी है। तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 220। यहां पर कितना आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर ऑफ 12th में, यहां पर आपका जो है ऑप्शन क्या आना चाहिए, ए पार्ट आना चाहिए, ठीक है। वैसे आप इसको जो है कट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपका 2 5 10 हो गया और ये आपका 11 हो गया, तो 5/11 ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 5/11 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको जो P इज इक्वल टू V इंटू आई डायरेक्टली आपको बस जो है फॉर्मुला यूज करना है, और यहाँ पर कोई कंसेप्ट भी नहीं है, फॉर्मुला जितना दिमाग में रहेगा उतनी अच्छी बात है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ऑफ 13th, इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13th में क्या लिखा हुआ है। तो 13th में यहाँ पर क्या लिखा है, 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम आर कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। 4 आपको वायर दिया है और सबका जो आपका लेंथ है वो आपका इक्वल है, और रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम है, आर कनेक्टेड टू
आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। मतलब क्या है, सबको मैंने जो स्क्वायर के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। लेट अस टेक कि यहाँ पर जो है आपके पास 4 वायर्स थे और आपने इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया टू फॉर्म ए स्क्वायर। ठीक है, सबका लेंथ सेम है भाई, स्क्वायर होगा तो भाई सबका लेंथ भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, सबकी जो वैल्यू आपकी जो 20 है, 20 इसकी, 20 इसकी, 20 इसकी और 20 इसकी भी यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट साइड ऑफ द कॉर्नर्स। अपोजिट साइड के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। आप इसको भी ले सकते हैं, अपोजिट यही होगा, इसको भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात मुझको ये बताइए कि ये आपका 20 और ये आपका 20 आपस में कैसे लग रहे हैं, सीरीज में लग रहे हैं। ये 20 और ये जो आपका 20 ये किसमें है, सीरीज में है। और ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। अगर आप इसको उठा करके ऐसे करिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको उठा करके ऐसे करिए तो बेसिकली ये आपका जो एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये और नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये, नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये और ये आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आपको जो निकालना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है इस तरह से घुमा दिया, तो यहां पर 20, यहां पर 20, यहां पर 20 और यहां पर 20। तो अब आप मुझको ये बताइए इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, इसका रेजिस्टेंस जो है बेसिकली कितना आएगा। तो देखिएगा यहां पर कितना आ गया, 20, 20, 20 और 20। ठीक है, तो यहां पर 20, यहां पर 20, यहां पर 20 और यहां पर 20। कितना आएगा, 20 प्लस 20 आपको कितना मिल गया, 40 मिल गया। और 20 प्लस 20 कितना मिल गया, 40 मिल गया। तो दो 40 ओम के रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। दो 40 ओम के रेजिस्टेंस आपस में कैसे लगे हैं, 40। ये 40 हो गया और ये 40 हो गया। अच्छा आप मुझको अब ये बताइए 40 अगर आपके जो दो ब्रांचेस आपस में जो पैरेलल में लगी हुई हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर सेम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस होता है तो आपका जो है डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ब्रांचेस हो जाते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, 2 हैं। तो 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, तो ये आपको जो है क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 20 ओम इज द राइट आंसर। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस देखिएगा बहुत ही सिंपल हैं और ऐसे क्वेश्चन को प्लीज गलती से भी गलत मत करिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है और गलती भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 20 ओम इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं